को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था और पूरे भारत में उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज देवरिया पकड़ी बाजार में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, जो कि एक विचार गोष्ठी के रूप में। साथियों, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हम किसी महापुरुष का जन्म दिवस या परिनिर्वाण दिवस क्यों मनाते हैं। किसी महापुरुष का जन्म दिवस या परिनिर्वाण दिवस क्यों मनाते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जब उनके कार्यों की समीक्षा होती कि उन्होंने समाज के हित में, लोगों के हित में और देश के हित में कौन से ऐसे कार्य किए थे जिनकी वजह से हम उन्हें याद कर रहे हैं। वरना जन्म दिवस और परिनिर्वाण दिवस तो हम अपने बाप और दादा के भी मनाते हैं और मनाने के बाद फिर भूल जाते हैं। अपने बाप की और दादा की भी मनाते हैं, लेकिन मनाने के बाद फिर भूल जाते हैं। ऐसा क्या है जो आज हम एक महापुरुष का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं? लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप अपने महापुरुषों का परिनिर्वाण दिवस और जन्म दिवस केवल आप ही मनाते हो। 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ही मनाते हैं, बल्कि दुश्मन भी मनाता है और आपसे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ करके मनाता है। लेकिन हमारे मनाने में और उनके मनाने में बड़ा अंतर होता है।
होना चाहिए। हमारा मकसद हमारे महापुरुषों को जीवित रखना, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना, उनके विचारों को आगे ले जाना और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बचाना हमारा मकसद होना चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि बहुत देर से यहां पर बातें चल रही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल एक विशेष जाति के लिए ही काम किया था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि विशेष जाति के लिए ही काम किया। तो आज मैं भाषणबाजी करने नहीं आई हूं आप लोगों के बीच में। मैं भाषणबाजी नहीं करूंगी, बल्कि मैं समझाने का प्रयास करूंगी। मैं आश्वस्त समय चल रही हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयागराज से चल करके यहां पर आई। मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी और जो समाज में भ्रम फैलाया गया है कि बाबा साहब ने केवल एक विशेष जाति के लिए काम किया था, उस भ्रम को दूर करना चाहती हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया था समाज के लिए। साथियों, बाबा साहब का जो हत्या हुई थी, हत्या, मैं महापरिनिर्वाण नहीं कह रही हूं, मैं हत्या कह रही हूं। बाबा साहब की जो हत्या हुई थी, कब, क्यों और कैसे, कब, क्यों और कैसे हुई थी, इसका पर्दाफाश मैं आज करने जा रही हूं। साथियों, अभी सुबह हमारे एक भाई ने मुझसे यह सवाल किया कि मैडम आप यहां कार्यक्रम लेने के लिए आई है, बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, तो जो बाबा साहब को मानते हैं वो केवल शेड्यूल कास्ट के लोग ही मानते हैं, केवल शेड्यूल कास्ट के। क्यों? हमने कहा क्यों? तो बोले कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उन्होंने काम किया था केवल शेड्यूल कास्ट के लिए ही किया था और किसी के लिए कुछ नहीं। और वो हमारे जो भाई थे, वो हमारे भाई ओबीसी के थे। हमने कहा ऐसा नहीं है, उन्होंने समस्त समाज के लिए काम किया था, समस्त समाज के लिए, लेकिन संख्या के अनुपात, उन्होंने संख्या के अनुपात में कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अगर वो 15% है तो उनको 15% मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। लेकिन इस समाज में जो भ्रम फैलाया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल शेड्यूल कास्ट के लिए ही काम किया था, इस भ्रम को मैं आप लोगों के सामने उसको खत्म करना चाहता हूं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने, अगर बाबा साहब अम्बेडकर पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए उनकी हत्या हुई। ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए उनकी हत्या की गई थी। ओबीसी के अगर कोई जन्मदाता है, उनके कोई अगुवा थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। मुंबई प्रांत में 1928 ईस्वी में बॉम्बे प्रांत के गवर्नर स्टार्ट नामक अधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में बाबा साहब को भी शामिल किया गया। तमाम विद्वान वहां पर उपस्थित थे और अपनी अपनी बातें रखे। बाबा साहब ने भी अपनी बातें रखी। तो बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट से जुड़ी हुई कुछ जातियों के लिए, यानी सूत्रवंश से जुड़ी हुई कुछ जातियों के लिए अंदर से बैकवर्ड क्लासेस शब्द का इस्तेमाल किया था। उस समय 1928 ईस्वी में अंदर से बैकवर्ड क्लासेस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे आज संक्षेप में ओबीसी कहा जाता है।
जब गांधी एंड कंपनी को होती है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा, बाबा साहब तुम्हें संविधान में जाना तो छोड़ दो, बाबा साहब तुम्हें संविधान सभा में जाना तो छोड़ दो, हम तुम्हें खिड़कियों से झांकने तक का मौका नहीं देंगे। ये बात गांधी कंपनी के लोगों ने कही, फिर भी बाबा साहब ने पर्चा दाखिल किया। और जब पर्चा दाखिल करते हैं, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल शेड्यूल कास्ट के लिए ही काम किया था, ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया था, तो मैं ओबीसी के भाइयों को खासकर बता रही हूँ। पर्चा दाखिल किया और उनके विरोध में कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने नारायण राव कसरोलकर को चुनाव मैदान में उतारा। कौन? नारायण राव कसरोलकर, उनको चुनाव मैदान में उतारा। चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम आया। जब चुनाव परिणाम आया तो साथियों हैरान कर देने वाला परिणाम आया था कि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौथी फेल नारायण राव कसरोलकर के हाथों चुनाव हार गए। चौथी फेल नारायण राव कसरोलकर के हाथों चुनाव हार गए। चुनाव जीतने के बाद नारायण राव कसरोलकर बाबा साहब से मिलने के लिए आता है और बाबा साहब से कहता है कि बाबा साहब मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं था और चुनाव लड़ करके चुनाव हराना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन इसके लिए गांधी एंड कंपनी के लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया और चुनाव लड़ने के लिए मुझे 25,000 रुपए दिए। उस समय का 25,000 और आज वर्तमान में कितना हो सकता है आप कैलकुलेट कर सकते हो। इससे यह बात सिद्ध होती है कि नारायण राव कसरोलकर बाबा साहब का विरोधी नहीं था, समर्थक था, लेकिन उसको दबाव में लाया गया और दबाव में ला करके उसको चुनाव लड़वाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई मेरे साथियों कि उस चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने एक भी टिकट पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं दिया। एक भी टिकट पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं दिया, अर्थात एक भी पिछड़ा वर्ग का आदमी चुनकर के संविधान सभा में पार्टी से नहीं गया। 4 ऐसे प्रतिनिधि थे जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। 4 ऐसे प्रतिनिधि थे ओबीसी के, जिनमें से एक थे पश्चिम बंगाल के माननीय योगेंद्रनाथ मंडल, जो ओबीसी के थे। योगेंद्रनाथ मंडल को जब इस बात की जानकारी होती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा का चुनाव हार गए हैं, तब वो बाबा साहब से मिलने के लिए आते हैं और बाबा साहब से कहते हैं, बाबा साहब मैं चुनाव जीत गया हूं, ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात है। आप चुनाव हार गए हैं, ये बड़े दुख की बात है, मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए दुख की बात है, क्योंकि लाखों करोड़ों की उम्मीदें जो मजलूम है, शोषित है, पीड़ित है, इनकी उम्मीदें आप पर टिकी हुई है कि आप ही इनके लिए कुछ कर सकते हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूं? अरे इसके लिए तो पावर चाहिए, इसके लिए तो मुझे संविधान सभा में जाना जरूरी था। मैं तो चुनाव हार गया, मैं कैसे लड़ाई लड़ूंगा इनकी? तो माननीय योगेंद्रनाथ मंडल ने कहा आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा और उस सीट पर उपचुनाव होगा और आपको चुनवा करके संविधान सभा में भेजूंगा, ये मेरा वादा है। एक पिछड़े वर्ग का भाई, एक पिछड़े वर्ग का नेता बाबा साहब अम्बेडकर को चुनवा करके संविधान सभा में भेजता है और पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया था, आगे करेंगे, आगे करेंगे। साथियों ऐसा ही हुआ
भेजा। जब संविधान सभा में भेजा तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर SC ST और OBC की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके अधिकारों की। SC ST OBC के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे तो यही कांग्रेस और गांधी के लोगों ने बाबा साहब से कहा, बाबा साहब अम्बेडकर तुम SC के हो, SC ST की लड़ाई लड़ो। तुम SC के हो, SC ST की लड़ाई लड़ो। पिछड़े वर्ग के लोग हमारे हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हमारे हैं, हम उनके साथ बैठकर समझ लेंगे। तो बाबा साहब ने कच्ची गोलियां तो खेली नहीं थी, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, उन्होंने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वो जो 3 प्रतिनिधि थे OBC के संविधान सभा के, जो चुनाव लड़कर के स्वतंत्र रूप से पहुंचे थे, उनको अपने घर पर बुलाया और खाना खाते हुए उन लोगों को समझाया कि देखो मैं SC का हूं, मैं SC की लड़ाई लड़ रहा हूं, आप पिछड़े वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के नेता हो, पिछड़े वर्ग के मुद्दे को उठाओ संविधान सभा, पिछड़े वर्ग के मुद्दों की लड़ाई लड़ो। उन तीनों प्रतिनिधियों को यह बात समझ में आ गई और अगले दिन जैसे ही सत्र प्रारंभ होता है तो उन तीनों प्रतिनिधियों ने हल्ला बोल शुरू कर दिया। क्या हल्ला बोल किया कि जिस तरह से ST और ST को संविधान सभा ने अधिकार प्राप्त किए हैं, उसी तरह से हमें भी, हमारे समाज को, OBC को भी अधिकार चाहिए। अब हैरान कांग्रेस एंड कंपनी के लोग हैरान हो गए, ये लोग ये जो कभी हमसे बात करने की हिम्मत नहीं करते थे, हमारे बगल में बैठने की हिम्मत नहीं करते थे, आज ये अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन तीनों प्रतिनिधियों ने कहा कि मैं अभी तक गूंगा और बहरा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज हमारी आंखें और कान खुल गए हैं। बाबा साहब ने बोल दिया, हमें भी हमारा अधिकार चाहिए, हमें भी हमारा अधिकार चाहिए। साथियों, इतने पर क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री थे, बन चुके थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो तीनों प्रतिनिधियों की आवाज उठाने के कारण, बाबा साहब की रणनीति के कारण, उन्होंने कहा कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार बहाल करें। तुरंत उन्होंने कहा कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार बहाल करेंगे। 27 अगस्त 1947 को यह स्वीकार किया कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार बहाल करेंगे और 13 दिसंबर 1947 को प्रस्ताव पीछे लीजिए। 13 दिसंबर 1947 को वो प्रस्ताव पीछे ले लिया कि अब पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार बहाल नहीं किया जाएगा। साथियों, इतनी बड़ी रणनीति पिछड़े वर्ग के अधिकार ना देने की वजह से चल रहा है, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर समाज को जागृत करने में लगे हुए थे। संविधान लिखते समय बाबा साहब ने इस बात का ध्यान रखा। क्या ध्यान रखा? उन्होंने आर्टिकल 340 लिखा, आर्टिकल 341 लिखा, आर्टिकल 342 लिखा, आर्टिकल 343 लिखा। आर्टिकल 340 जो कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लिखा, आर्टिकल 340 उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लिखा, आर्टिकल 341 SC के लिए लिखा, आर्टिकल 342 ST के लिए लिखा और आर्टिकल 343 जो है माइनॉरिटी के लिए लिखा। तो पिछड़े वर्ग के लोग ये बात कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब ने अम्बेडकर ने केवल पिछड़े वर्ग, केवल SC की लड़ाई लड़ी, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया? अरे पहली लड़ाई तो उन्होंने OBC की ही उठाई, पहली लड़ाई तो उन्होंने पिछड़े वर्ग की ही लड़ी। साथियों, इस बात को हमें समझना होगा। संविधान जब स्वीकार तो बम लिखे
ऐसा होता है साथियों। जब संविधान स्वीकार कर लिया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री हो गए। जब वो कानून मंत्री हो जाते हैं तो उन्होंने लिखित रूप से एक चिट्ठी लिखी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार बहाल किया जाए, पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार बहाल किया जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब की बातों को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। बाबा साहब को बहुत तेज झटका लगता है। फिर उन्होंने सोचा कि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे कुछ अलग ही करना होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 अक्टूबर 1951 को उन्होंने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। जाओ, अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी मैं कानून मंत्री पद पर था तो इसलिए बंधा हुआ था, तुम्हारी गुलामी कर रहा था, अब मैं आजाद हूं। तो उन्होंने 10 अक्टूबर 1951 को कानून मंत्री पद से जब इस्तीफा दिया, और किस लिए इस्तीफा दिया? क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार बहाल नहीं किया जा रहा था, इसलिए दिया। अब इस बात की जो जानकारी थी, बिहार के एक नेता थे आर्यन चंदापुरी, राम लाखन चंदापुरी। जब इनको इस बात की जानकारी होती है कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, तो बाबा साहब से फिर मिलने के लिए आते हैं और बाबा साहब से कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, आपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं बहाल किया जा रहा था, इसलिए आपने दे दिया। ये बात तो पिछड़े वर्ग के लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी वजह से आपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए मैंने पटना के गांधी मैदान में ओबीसी की एक रैली का प्रोग्राम किया और उस रैली में आपको आमंत्रित करता हूं। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है, मैं उस रैली में निश्चित रूप से आऊंगा। अब जैसे ही इस बात की जानकारी कांग्रेस एंड कंपनी को होती है, उन लोगों ने तुरंत एक्शन शुरू कर दिया और अपने गुलाम जगजीवन राम को बुलाया और जगजीवन राम से कहा कि देखो, बाबा साहब अम्बेडकर पटना जा रहे हैं गांधी मैदान में, पिछड़े वर्ग की रैली को संबोधित कर रहे। बाबा साहब वहां पर किसी भी सूरत में नहीं पहुंचने चाहिए, और यदि वो वहां पर पहुंच भी जाते हैं तो उनका भाषण नहीं होना चाहिए। तो जगजीवन राम को ये बात समझ में आई और जगजीवन राम जी जाते हैं आर्यन चंदापुरी के पास। आर्यन चंदापुरी से कहते हैं कि मैं कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव लाया हूं। तो चंदापुरी जी बोलते हैं, बताइए कौन सा प्रस्ताव है? तो कहते हैं आपको कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। और शर्त क्या है कि आपने जो पटना के गांधी मैदान में पिछड़े वर्ग की रैली का आयोजन किया है, उस रैली को निरस्त करना पड़ेगा। तो आर्यन चंदापुरी जो थे वो स्वाभिमानी आदमी थे, उन्होंने कहा मैं ऐसे मंत्रिमंडल का जो पद है मैं उसको लात मारता हूं, लेकिन ये जो रैली हो रही है पिछड़े वर्ग की, ये रैली निरस्त नहीं होगी, ये सफल होगा। साथियों, जब यहाँ पर बात नहीं बनती है तो जगजीवन राम तुरंत अपने चेला बुलाते हैं। चेला कौन था उनका? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री झोंकी लड़ाकू आदमी था। भोला पासवान शास्त्री को इस काम पर लगाते हैं। भोला पासवान शास्त्री अपने साथियों के साथ इस काम पर लग जाता है और जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर मंच पर चढ़ते हैं, डायस पर खड़े होते हैं, अपना भाषण शुरू करते हैं, भोला पासवान शास्त्री अपने साथियों के साथ मिलकर उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू करते। बाबा साहब को पत्थर लगे,
किस वजह से चल रहा है? पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार बहाल ना किया जाए, पिछड़े वर्ग के लोग जागृत ना हो जाए, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग अगर जागृत हो गए तो इनकी संख्या ज्यादा है, ये अपनी संख्या के अनुपात में अपना अधिकार मांगना शुरू कर देंगे। ऐसा ना हो इसलिए ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। साथियों, उसी दौरान 1951 का लोकसभा चुनाव होना था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत घोषणा कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर भी उस चुनाव को लड़ना चाह रहे थे और लड़ने से पहले उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो निकाला। उस मैनिफेस्टो में डाला कि पूरे भारत के एससी, एसटी और ओबीसी के लोग यदि मिलकर हमारा साथ और सहयोग करते हैं तो, बाबा साहब कह रहे मैनिफेस्टो में कि पूरे भारत के एससी, एसटी और ओबीसी के लोग अगर मेरा साथ सहयोग करते हैं तो मैं एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करूंगा और उन्हें अधिकार बहाल करूंगा। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात की जानकारी होती है उनके मैनिफेस्टो के बारे में, तो उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनकी ही नहीं, जो तमाम पार्टियां थी उनकी भी रातों की नींद उड़ गई कि अगर ऐसा हो गया तब तो बाबा साहब अम्बेडकर पिछड़े वर्ग के नेता हो जाएंगे और पिछड़े वर्ग के लोग इनको अपना नेता मान लेंगे और ये पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत जाएंगे। तत्काल तुरंत पूना के एक ब्राह्मण थे काका साहब कालेलकर को पिछड़ा वर्ग आयोग की घोषणा किया और उनको उसका चेयरमैन बना दिया। यानी समस्या जो थी वो समस्या ओबीसी की है और निपटारा करेगा एक दुश्मन। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन साथियों, काका साहब कालेलकर की जो रिपोर्ट थी वो 1922 में आई और 1922 में जब आई तो उन्होंने कमेटी के सारे सदस्यों के हस्ताक्षर लिए। हस्ताक्षर लेने के बाद उन्होंने संविधान सभा के टेबल पर वो चिट्ठी लिख करके रखी। क्या लिख करके रखा? काका साहब कालेलकर भी मांग कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार बहाल किया जाए, वो कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी और लिख करके टेबल पर संविधान सभा पर टेबल पर रखा और कहा इस पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उस पर चर्चा होने ही नहीं दिया। अगले दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने काका साहब कालेलकर को संविधान सभा के चैम्बर में बुला करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि काका साहब कालेलकर, मैंने तुम्हें ओबीसी के लोगों को रेवड़ियां बांटने के लिए चेयरमैन नहीं बनाया था। मैंने तुम्हें पिछड़े वर्ग के लोगों को रेवड़ियां बांटने के लिए चेयरमैन नहीं बनाया था। इसलिए तत्काल प्रभाव से यह निरस्त होना चाहिए। काका साहब कालेलकर दबाव में आते हैं और जब दबाव में आते हैं तो उन्होंने 31 पेज की चिट्ठी लिखी। किसके नाम? राष्ट्रपति के नाम। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 31 पेज की चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में क्या लिखते हैं? यद्यपि मैं इस आयोग से सहमत हूं, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि आयोग बहाल नहीं होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग आयोग बहाल नहीं होना चाहिए। साथियों, ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार ना बहाल किया जाए, इसके लिए चिट्ठियों का आदान प्रदान चल रहा है। चिट्ठियों का आदान प्रदान चल रहा है तो आप लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है। आपके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि ये जो चिट्ठियां थी, एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में जो चिट्ठियों का आदान प्रदान हो रहा
ड्यूटी कर रहे हैं। जो बातें आप सुनने के लिए आए हैं आपको वो सुनना चाहिए, वो तो सरकार की ड्यूटी कर रहे हैं। तो साथियों, इसी दौरान 1957 का जो चुनाव होना था, चुनाव से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर अपना एक मैनिफेस्टो निकाला और उसमें फिर वही बात डाली कि यदि भारत के पिछड़े वर्ग के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग हमारा साथ और सहयोग करते हैं तो मैं पिछड़ा वर्ग आयोग बहाल करूंगा। अब इनकी नींद खत्म, रातों की नींद उड़ गई। एक बार तो हमने प्लान बना करके इनको धोखा दे दिया पिछड़े वर्ग के लोगों को। अब क्या करूं, अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने क्या किया? उनकी हत्या का ही योजना बना डाला, उनकी हत्या का ही योजना बना डाली। क्योंकि साथियों, 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होता है, उसके पहले संविधान सभा की कार्रवाई चल रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर उसमें प्रतिभाग कर रहे थे और रात में घर आते हैं तो अचानक उनका मृत्यु क्यों हो जाती है? तो हम तो ये कहते हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया। स्लो पॉइजन दे करके उनको इस दुनिया से हटाया गया था। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि उस समय के जो बाबा साहब, जो तत्कालीन सरकार थी, बाबा साहब के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं कराया बल्कि उसको दाह संस्कार करा दिया। एक 35 सदस्यों ने 3 दिन तक सदन को चलने नहीं दिया था और बाबा साहब के जो अनुयायी थे पूरे देश में उन्होंने हल्ला बोल किया कि बाबा साहब के 100 का पोस्टमार्टम कराया जाए। जब सरकार सत्ता में आती है, तत्कालीन 35 लोकसभा सदस्यों की वजह से सदन नहीं चला 3 दिनों तक, पूरे देश में बवाल होता है। तब सरकार दबाव में आती है, डीआईजी सक्सेना की रिपोर्ट बैठाती है। डीआईजी सक्सेना सर्वे करता है कि बाबा साहब की हत्या क्यों की गई, कैसे की गई, ये सर्वे किया जाता है। लेकिन इतने साल होने के बाद भी आज भी डीआईजी सक्सेना की रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, लेकिन नहीं होने वाला है मेरे साथियों, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो अपना मुंह बंद करके रखे हैं। बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, बाबा साहब की मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, डीजे बजाते हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, फूलमाला चढ़ाते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते, उनकी नहीं मानते। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 को सिद्धार्थ कॉलेज में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मेरे कार्य करने की 3 दिशा। एक दिशा जो ये शोषित पीड़ित वर्ग के समाज के लोग हैं, इनके अंदर स्वाभिमान पैदा करना, इनको स्वाभिमानी बनाना। बाबा साहब 17 अगस्त 1952 को ये कह रहे हैं कि आज से 25 साल पहले हमारे समाज की जो दुर्दशा थी, इनके घरों में अगर भोजन के भंडारे किया जाता था तो हमारे जो लोग थे उस भंडारे में जो भोजन किया जाता था, उस पत्तल में अगर जूठा बच जाता था तो हमारे लोग जानवरों की तरह दौड़ते थे उसको चाटने के लिए। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो कुत्ते बिल्ली यानी जानवरों की तरह आपस में लड़ जाते थे। यानी स्वाभिमान नहीं था हमारे समाज के अंदर, हमारे लोगों के अंदर स्वाभिमान नहीं था। मैंने 25 सालों तक संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद मैं ये तो पूरी तरह से नहीं कह पाऊंगा कि मैंने उनको आजाद कर दिया, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि मैंने उनके अंदर स्वाभिमान पैदा कर दिया। आज अगर दुश्मन आपको अशब्द भी कह करके चला जाए तो आप अशब्द भी कह करके चला जाए तो आप अपने स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। क्यों?
संघर्ष, और संघर्ष करने के बाद राजनीति के सारे दरवाजे खोल दिए और आज हमारे लोग मंत्री बन रहे हैं, पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। लेकिन बनकर जाते हैं तो क्या करते हैं कि जिस समाज के वजह से वहां तक पहुंचते हैं उसी समाज के साथ गद्दारी करते हैं, उसी समाज के साथ बेईमानी करते हैं, समाज को भूल जाते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ में लग जाते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो सांसद और विधायक समाज के लिए विधानसभा पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा सकता, जो गूंगा और बहरा बन जाता है, ऐसे नेताओं को सत्ता की गलियों से उठा करके गांव की गलियों में फेंक देना चाहिए।